देखो, इस चैप्टर से अपन लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे एग्रोकेमिकल और इसके इफेक्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके बारे में। और आज हम सोचेंगे इतना कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया हम लोग। सबसे पहली बात, पॉल्यूशन क्या होता है, बताइए पॉल्यूशन क्या होता है। तो आप कहोगे ऐसा अनडिजायरेबल चेंज, ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो। अब वो हो सकता है एटमॉस्फेयर में क्या, एयर के साथ हो सकता है, वाटर के साथ हो सकता है, सॉइल के साथ हो, किसी भी प्रकार के हो सकता, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो लिखा है एनी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल, एयर में, लैंड में, वाटर में और में, ठीक। सुनते रहना। और जो कॉज करते हैं उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट, ठीक। अब बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया पॉइंट इधर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आया था, तो अब बताओगे 1986 में आया था। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1980 में आया था। चलिए आगे, हाँ यहां से देखिए भैया, तो ये एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या कॉज करते हैं, ये इंजरी कॉज करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में साथ में याद होना चाहिए, एक तो प्लांट भी हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, एनिमल भी हो जाएगा। अब थोड़ा प्लांट के बारे में सोचते हैं। प्लांट में ऐसा क्या हो सकता है कि जो पॉल्यूशन क्या करे, जैसे इसकी ग्रोथ को रोक देना, क्या रोक देना, ग्रोथ को रोक देना, इमेच्योर डेथ हो जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। अच्छा, अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाई, अगर तो सारे प्लांट मर गए, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इस पे पड़ेगा, क्योंकि O2 उतना इफिशियंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे हैं, प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एयर पॉल्यूशन आल्सो द अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल, तो पता है ये तुम्हें, ठीक। थोड़ा जल्दी करेंगे चैप्टर ताकि अब हमें फटाफट करना, ठीक है। चलिए नाम पढ़ो पहले, स्मोक स्टैक्स, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है, तो इसको यूज किया था थर्मल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्मेल्टर एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज द पर्टिकुलेट। ये पर्टिकुलेट क्या होता है, पर्टिकुलेट क्या होता है, जो धुआं नहीं निकलता, धुआं, धुआं छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, और उन पार्टिकल का जो वो साइज होता है, तो वो होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी लेस, ठीक। ये जो होते हैं हमारे डीप धंस जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेट करने लगते हैं, किसको, हमारे लंग्स को। और जब लंग्स में डिग्रेडेशन होगा तो लंग्स सरफेस एरिया वो जो हो जाता है कम, ठीक है, जिससे आगे की सीवियर कंडीशन, यहां तक लंग्स भी हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें पर्टिकुलर होते हैं, गैसेस होते हैं एयर पॉल्यूटेंट टूगेदर विद द हार्मलेस गैसेस के साथ में निकल, जैसे नाइट्रोजन क्या है, हार्मलेस गैस है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मलेस गैस है। अच्छा, CO2 क्या है, हार्मलेस की हार्मफुल गैस है ना, ना, एक्चुअली में इसका एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर ही ये हार्मफुल होती है, ठीक है, वरना कोई हार्मफुल नहीं होती है गैसेस, ठीक है। यहाँ देखो, जो पॉल्यूटेंट मस्ट दिस स्प्रेड क्या करता है, सेपरेट किया था फिल्टर से और रिलीज कर दिया था हार्मलेस गैसेस को। अब जैसे यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं अभी, तो हमें क्या अलग करना है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है या कह दो पर्टिकुलेट है उसको अलग करना है। हमें दो चीज यूज करना है, एक तो यूज करना है स्क्रबर, और दूसरा क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां से धुआं डाल रहे हैं, इस डर्टी एयर इधर से जा रही है, देखते रहना, डर्टी एयर इधर से जा रहे हैं, और इधर से हम डाल रहे हैं लाइम वाटर, क्या डाल रहे हैं, लाइम वाटर। जो जैसे ही यहाँ पर्टिकुलेट जाएगा, तो पर्टिकुलेट में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लाइम में होता है कैल्शियम, वो जाकर के इससे बाइंड अप करके इसको वहां भेज देता है नीचे,
भेज जाता है नीचे। अब ऊपर जो गैस है, जो भी अच्छी गैस है, क्लीन गैस है, वो कहाँ निकल जाती है? ऊपर निकल जाती हैं। और पर्टिकुलेट कहाँ चलाता है? चलाता है पर्टिकुलेट मैटर नीचे आ गया। प्रोसेस चलता रहता है। जरा इसमें देखिए, ये इसमें डर्टी एयर पास किया गया और इसमें हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोड। ये सब इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, सुनते रहना। ये इलेक्ट्रोड हैं और इस पे रखते हैं हम चार्ज, कुछ रखते हैं। क्या रखते हैं? चार्ज। और हम क्या करते हैं, यहां से चार्ज डिस्चार्ज कोरोना रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? डिस्चार्ज कोरोना, नाम याद रखना। और यहां पर नेगेटिवली चार्ज वायर लगाए जाते हैं। ये सब नेगेटिवली चार्ज वायर लगा दिए गए। अब नेगेटिव चार्ज वायर जैसे ही इससे डस्ट पार्टिकल जाती है, अपने पास में इसको चिपका लेता है। और जैसे ही यहां से इसको आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो कलेक्शन प्लेट हैं, ये क्या, इसको ग्राउंडिंग कर दी जाती है। ग्राउंडिंग से अर्थ आता है और सारे के सारे इसी पे चिपक जाते हैं। और आगे क्या निकलती? सिर्फ क्लीन एयर। तो याद रखना, दो स्क्रबर और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये दोनों। या अरे साहब, के लिए नेगेटिव चार्ज है। हाँ, आगे चलिए, अब आप देखते रहे। यहां पर सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज किया जाता है रिमूविंग द पर्टिकुलेट मैटर के लिए। याद रख, इसको हम जल्दी नहीं रिमूव कर सकते हैं। गैस के साथ में जो पर्टिकुलेट निकल रहा होता है, उसको हमें रिमूव करना होता है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज्ड, कौन सा यूज किया था सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, विच कैन, ध्यान सुना इधर, ये रिमूव कर देता 99% पर्टिकुलेट मैटर को, जो कि प्रेजेंट होते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। एग्जॉस्ट मतलब धुआं निकलता है, उससे जो निकलने वाला होता है उसको कितना परसेंट? 99% तक रिमूव कर देता है। ठीक है। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट, याद रखना कितना वोल्ट लगाते हैं? सेवरल थाउजेंड्स ऑफ। और ये प्रोड्यूस करते हैं कोरोना। ठीक है, और यहां से रिलीज कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कोरोना बेसिकली कुछ है नहीं, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक, अब आइए यहां पर। ठीक, अब यहां पर पर्टिकुलर गिविंग द नेट नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है उसको। ठीक है, यहां से देखो, ये जरा स्क्रबर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो इसको यूज करने किया जाता है रिमूव करने के लिए गैस को। ठीक, जैसे कौन सी गैस बेटा? इधर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब तुम्हें मैंने बता दिया क्या किया जाता है, को स्प्रे किया जाता है जिससे क्या पर्टिकुलेट बैठ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो काम की चीज यहां पर ये देखिए, रोल बोर्ड, सीपी सीबी पॉइंट लेस इन डायमीटर। इससे भी जो छोटे, वो क्या करते हैं? कॉजिंग द ग्रेटेस्ट टू ह्यूमन हेल्थ। मतलब जो पर्टिकुलेट बड़े हैं वो तो नुकसान नहीं करते होते, लेकिन जो छोटे होते हैं वो नुकसान करते हैं। तो ये जो फाइन होते हैं, कैन इनहेल्ड द डीप लंग, ये हमारे लंग में कहां पहुंच जाते हैं? बहुत पहुंच जाते हैं। एंड कॉज रेस्पिरेटरी सिम्पटम जैसे इन्फ्लामेशन, डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ। तो सीपीसीबी ने क्या बताया? सीपीसीबी ने क्या बोलिए? जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे लंग्स में डीप जाते हैं और क्या करते हैं? इरिटेशन करते हैं, प्रीमेच्योर डेथ करवा देते हैं। अब आगे यहां पे देखिए, देखिए आपको चाहिए कि एज ए नंबर इंक्रीज इन स्ट्रीट प्रॉब्लम शिफ्टिंग अदर सिटी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे जो महानगर हैं जैसे लखनऊ, यहां पर जो पॉल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण है वो कौन है? ऑटोमोबाइल्स हैं। कौन है? ऑटोमोबाइल्स है। ठीक,
लेकिन ये चीज़ अब छोटे शहरों में भी शिफ्ट होने लगी है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, याद रखो। लेकिन ये ऑटोमोबाइल्स का तुम्हें पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं हमें लगाना चाहिए कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, क्या होता है, क्या लगाना चाहिए? कैटालिटिक कन्वर्टर। और ये बना होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल का, और नाम क्या होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। तो कैटालिटिक किसके बने होते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम के बने होते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट। अब ये क्या करते हैं, इसको हमें फिट कर देना होता है ऑटोमोबाइल में। और ये करता क्या है? ये रिड्यूस कर देता है इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। क्या कर देता है? ये जो पॉइजनस गैस निकलती है उसके इमिशन को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। ठीक है, आ गया ये। अब जैसे देखो, से निकलने बर्न हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो इसको हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, उसको क्या करता है? उसको चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, इस एंड कार्बन, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को। मैं तुमको बता दिया। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है? कि जो पॉइजन का एग्जॉस्ट कम करवाना। क्या करवाना? कम करवाना। ठीक है, आइए अब देखो। हाँ, ये तो खो गया इसमें। एक बात इंपॉर्टेंट है कि कैटालिटिक कन्वर्टर को हमें कहाँ यूज करना है? तो हमें ऐसे फ्यूल के साथ इसको यूज करना है जो होना चाहिए अनलेडेड पेट्रोल। क्या होना चाहिए? अनलेडेड पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल में एक पेट्रोल ऐसा होता लेड होता है, एक पेट्रोल ऐसा होता है जिसमें लेड नहीं होता है। तो जिसमें लेड होता है वो क्या करता है? इस कैटालिटिक कन्वर्टर की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें यूज कैसा करना है? अनलेडेड पेट्रोल। और क्योंकि लेड जो होता है वो क्या होता है? इनएक्टिवेट कर देता है कैटालिस्ट को। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हम क्या ऑटोमोबाइल मेन कॉज होते हैं महानगरों के लिए, सिटीज के लिए। ठीक है, कि हमें क्या करना है? प्रॉपर मेंटेन रखना है किसको? ऑटोमोबाइल्स को। और क्या यूज करना है? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करना है। कैटालिटिक कन्वर्टर पहली बात बने किसके होते हैं? तो आप बताओगे प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम के बने होते हैं। ये करते क्या है? जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है उनको चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और वाटर में। और नाइट्रिक, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसको चेंज कर देता है, जैसे नाइट्रोजन को चेंज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सारी चीजें हो गई। हाँ, यूज किसके? तो आप बताओ अनलेडेड पेट्रोल के साथ इसे यूज करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? लेड जो है इसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट। एयर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब लागू हुआ था? तो आप बताओगे ये लागू हुआ था 1981 में। ठीक है, किसमें भैया? 1981 में। दूसरा, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1987 में। इनमें इंक्लूड कर लिया था नॉइस को एज ए एयर पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन को किसमें कर लिया गया था? एयर पॉल्यूशन में। कब? 1987 में। ठीक है, एयर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1981 में। ठीक, चलिए अब ये बताओ क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन? क्या होता है? तो तुम्हें पता है हाई लेवल का जो साउंड होता है उसे बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देख, जो फिर नेक्स्ट कह रहा है, द बिगर द सिटी बिगर द फंक्शन। भैया बड़े शहरों में बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं रोज रोज। ठीक है, द ग्रेटर नॉइस, सही बात है। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है कि अगर हम हाई साउंड लेवल, कितना इधर 150 डेसिबल या उससे ज्यादा जनरेट करते हैं, हाँ, जेट, कब? जब वो टेक ऑफ करता है। ठीक है, या प्लेन, रॉकेट, तो ये क्या करते हैं? मे डैमेज ड्रम्स। कैसे? परमानेंटली। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम, ठीक है, चाहिए पता है तुम्हें कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ कम करना चाहिए? तो आप बताओगे स्कूल, इनके अगल बगल जब भी निकले हॉर्न ना बजाइए। ये सब आप क्या जब सवाल करोगे तो ये सब ऑप्शन में रहेंगे, ऑब्जेक्ट में रहेंगे। ठीक है, इधर देखो, नॉइस आल्सो द कास्ट स्लीपिंग,
मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइस है तो आप सो नहीं पाओगे, जिससे हमें बीमारियां होती लेकिन चल लगातार होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। देखो, इसमें एक और याद करना है। यहाँ कह रहा है दिल्ली, तो कब 90s में, 1990 में जो दिल्ली थी उसकी रैंक क्या थी, फोर्थ। कितने, 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। ठीक है, वर्ल्ड में 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में इंडिया, दिल्ली किस नंबर पे थी, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, आगे एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम दिल्ली। ठीक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, पीआईएल दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट देखो उसने क्या कहा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितने भी पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, उनको क्या करो, स्विच टू ओवर द कहाँ, सीएनजी में कंप्रेस कर दो। पेट्रोल और डीजल को इसमें चेंज कर दो, सीएनजी में। ठीक है, क्यों सीएनजी में चेंज कर दो, क्योंकि सीएनजी जो होता है ये, अच्छा हाँ, उन्होंने कहा था 10 साल का टाइम दिया था, और उनका 2002 तक, कब, 2002, सारी जितनी भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां उसमें किस में चेंज हो जानी चाहिए, सीएनजी में चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, आ गया देखो यहां पर। अब सीएनजी क्यों बेटर है डीजल से, बताइए, बोले भैया। सबसे पहली बात क्या है, सीएनजी जलती बहुत अच्छे से है। ठीक है, लिखा भी है सीएनजी बर्न मोर एफिशिएंटली, जैसे कि अनलाइक पेट्रोल और डीजल से ऑटोमोबाइल में। ठीक है, और यहाँ से बहुत कम अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकलता है। दूसरी बात, सीएनजी चीपर होता है, सस्ता होता है पेट्रोल और डीजल से। ठीक है, और कैन नॉट सी फॉन्ड बाई द थीव्स, इसको चोर चुरा नहीं सकता है। ठीक है, अगला, और इसमें कोई भी अल्टरेट नहीं किया सकता, जैसे पेट्रोल और डीजल में मिलावट करके हम बेच सकते हैं, में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें थी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पक्का नहीं ना। अब वही बता रहे जो आपके सवाल पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे आइए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई। ठीक है, और उसके लिए एक रोड मैप बनाई, और उन्होंने क्या किया, कट डाउन व्हीकल पॉल्यूशन इंडिया सिटीज। ठीक है, ताकि हम कुछ सिटी में पॉल्यूशन को क्या कर सके, कम कर सकें, कट डाउन कर सकें। ठीक है, अगला क्या लिखा, मोर स्टिग्नेस्ट नॉर फ्यूल। देखो यहां से देखो लिखा, सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट पेट्रोल और डीजल के, इनको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, अब आइए, उन्होंने कहा यूरो नॉर्म थर्ड, क्या आया, इंजन का नाम, ये इंजन की क्वालिटी होती है। ठीक है, यूरो नॉर्म थर्ड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा BS6, BS3, BS5, यही है वो। अब यहां पर यूरो नॉर्म है, इसी को इक्विवेलेंट होता है भारत स्टेज, BS का मतलब भारत स्टेज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है, स्टिपुलेट द सल्फर बी कंट्रोल कितना, 350 पार्ट पर मिलियन, किसमें, यूरोनॉर्म थर्ड के लिए। इन, और ध्यान से रहो, उसके लिए पेट्रोल के लिए कितना किया गया, 150, तो 350 किसके लिए, डीजल के लिए, और पेट्रोल के लिए कितना, 150। ठीक, अब देखो, जो यहां से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट था वो कितना परसेंट था, 42%। ठीक है, लेकिन हमारा जो गोल था वो कितना था, कि सल्फर कितना कर दिया जाए, 50 ppm कर दिया जाए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए। और ध्यान से देखना, दूसरा क्या था, एरोमेटिक कितना था, कितना दिया जाए, 35%। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब आया सेकंड के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ है वो नहीं, हाँ यही मैं तुमसे बता रहा था, भारत स्टेज इक्विवेलेंट से नॉर्म, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है। चलिए जरा ये पॉइंट जरा देखिए, इसमें से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये यहां सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, टू व्हीलर किसके लिए, टू व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 आया।
थ्रू आउट द कंट्री। कब? अप्रैल 2017 में, अप्रैल 2017 में। किसके लिए? टू व्हीलर के लिए था। भारत स्टेज मतलब BS4। चले आ गया ये। अगर थ्री व्हीलर की बात किया जाए तो यहां BS4 कब आया था? तो 1 अप्रैल 2017। यहां पर भी वही है, लेकिन आइए इस पर। इसके लिए फोर व्हीलर के लिए भी क्या कर दिया गया था? अप्रैल 2017। मतलब सारे जितनी भी गाड़ियां हैं उनको BS4 कर दिया गया था। कब? 2017 में। एनी प्रॉब्लम इसमें? पक्का नहीं ना? अब जरा देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है थैंक्स टू एफर्ट मेड। जो हमने उसको थैंक्स कहा उसने, तो एयर क्वालिटी के लिए दिल्ली सेकेंडली देखो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट लिखा है, CO2 और SO2 को फॉल कर दिया गया था दिल्ली में। कब? 1917 से लेकर के 2005 के बीच में। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। पानी देना है जरा, अखिल पानी दे दो। चलिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हमें जो हमारे वाटर रिसोर्स हैं उनको सही रखना, सेफ गार्ड, तो हमें क्या करना है? उसके लिए देखो, उसके लिए जैसे मान लीजिए लखनऊ एक शहर है, लखनऊ शहर में बहुत सारा सीवेज है। हम 11 अभी पढ़ते सिलेबस से क्या पढ़े थे? सीवेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, STP याद करना उसमें। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स, जैसे रिवर, जैसे पॉन्ड, ठीक है, ऐसे ओशियन, तो इसको हमें खराब होने से बचाना है। तो उसे कैसे बचाओगे आप? इस शहर से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसका पहले हम ट्रीटमेंट करें, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसे हम रिवर या पॉन्ड या लेक में छोड़ें। ठीक, ये काम में करना है। अब इस काम को करने के लिए मैंने आपको पहले बता चुका, STP जो है आपका। ठीक है, अब हमें यहां देखो, वो कह रहा है कि अगर हमारे हमारे पानी में 0.1% की इंप्योरिटी हो गई, कितने परसेंट की? 0.1% की अगर इंप्योरिटी हो गई तो वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं है। कितना परसेंट की इंप्योरिटी अगर हो गई? 0.1% की। तो लिखा भी है वाटर कितना परसेंट है? 99.9% है, लेकिन इसमें 0.1% की इंप्योरिटी है, और ये पानी हमारे लिए क्या हो गया? इंप्योरिटीज हो गई, इंप्योर हो गया पानी, लिखा है। अब इस 1% में क्या क्या हो सकता है, सुनते रहना। एक तो होता है सस्पेंडेड सॉलिड, हो सकता है जैसे सैंड हो सकता है, स्लिट्स हो सकता है, क्ले हो सकता है। जो आपके घर में मिट्टी आती, पानी आता है, उसमें देखिए हमेशा मिट्टी आती है, थोड़ा बहुत रहती है। अगला, कुछ कोलाइडल मटेरियल हो सकता है, जैसे फीकल मैटर आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है? बैक्टीरिया आ सकते हैं, क्लॉथ हो सकता है, और पेपर फाइबर्स हो सकते हैं। अगला, डिसॉल्व मटेरियल हो सकता है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, फैब कोलाइडल कौन है, सस्पेंडेड कौन है, फिर आपके पास डिसॉल्व कौन है। तो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट जो है ये हो सकता है नाइट्रेट हो सकता है, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम और कैल्शियम हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, और वो सब 1%, अगर 1% आ गया तो भी इम्प्योर हो गया, और इससे ज्यादा होगा तो हम तो जहर है हमारे लिए वो तो फिर। चलिए यहां पर देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया भैया। चलिए, अब जरा इस फिगर को जरा देखो, मैं तो बताना चाह रहा हूं इसको देखो। पहले BOD क्या होता है, तुम बताओ BOD क्या होता है? व्हाट इज BOD? हाँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है? तो आप कहोगे सर कि हम 1 लीटर पानी ले लें। कैसा पानी ले लें? जो गंदा पानी है। ठीक है, उस 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को
इसको एरोबिक बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन लगेगा वही क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अगर मान लीजिए ये जो हमने पानी लिया है, अगर ये ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड, ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर कम पॉल्यूटेड है तो कम लगेगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, देखो हमने, हमारे पास कंसंट्रेशन है, सुनते रहना इधर, ठीक, और इधर एक्शन फ्लो है। देखो सबसे पहले हमने जब पानी डाला तो हमने क्या, हमारे पास ये इम्प्योरिटी देखो ज्यादा, इम्प्योरिटी ज्यादा है। देखो धीरे धीरे क्या हो गया, बीओडी, देखो यहां पर बीओडी है ज्यादा, बीओडी ज्यादा है, धीरे धीरे इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे बैक्टीरिया और धीरे धीरे इसकी बीओडी को कम कर रहे हैं। ठीक, जिस समय बीओडी ज्यादा होगा उस समय ऑक्सीजन डिसॉल्व कम रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन डिसॉल्व बढ़ता जाता है। और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना ये एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे मछलियां, जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उस जो पॉल्यूशन है उसको खत्म करने का लिए ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, तो मछलियों को कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे बीओडी कम होता गया, और जैसे बीओडी कम होता है तो इस पानी को उठाकर कहाँ डाल देते हैं हम, कहाँ डाल देते हैं, रिवर में, पॉन्ड्स में वगैरह में डालते। देखो इधर सीवर डिस्चार्ज किया गया, सीवर जब डिस्चार्ज किया उस समय बीओडी बहुत ज्यादा थी। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट, देखो यहां पर क्या है, अब इधर देखो, जैसे यहां पर देखो बीओडी ज्यादा है तो यहां पर फिश किल एंड डिसअपियर द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे बीओडी बढ़ता गया, कम होता गया, बीओडी कम होता गया, वैसे वैसे क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म आने लगे। ठीक है, इधर की तरफ हम चलते चले आ रहे हैं। ये मैं तुमको बता दिया, इसमें मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और, हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक, किसी भी पानी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो आप बताना उसके लिए कि वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होता है और यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है प्लैंकटन की। अब प्लैंकटन क्या होते हैं तो बताओगे, फ्री फ्लोटिंग जो एनिमल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। फ्री फ्लोटिंग एनिमल को क्या बोलते हैं, या फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई पानी है, जैसे आप अपने घर के आसपास देखते होंगे, खास करके नल के आसपास, वहां पर ब्लूम लग जाती, एल्गल ब्लूम, जिसे हिंदी में काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई। तो वहां पर जो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ एक लेयर बन जाती है, वहां पर ये है क्या, ये एल्गाई है। क्या जाते हैं, एल्गाई। लिखा है डिस्टिंक्ट कलर के होते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है, एल्गल ब्लूम का डिटर्मिनेशन द वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। ठीक है, जैसे जैसे ये ज़्यादा होती जाएगी तो वाटर क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी और फिश वहाँ से मरना शुरू कर देंगे। ठीक है, 1:30 बजे तक क्लास लेंगे बस आज। चलिए अब आगे देखिए। हम्म, देखो अब हम एक बात करते हैं कि आइकॉर्निया क्राइसिपस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आइकॉर्निया क्राइसिपस। अब हम ऊपर चलेंगे बढ़ते हुए। देखो आइकॉर्निया क्राइसिपस जो है इसे बोलते हैं जलकुंभी, बोलते क्या बोलते हैं, जलकुंभी। इसको बाहर से लाया गया था क्योंकि इसका फ्लावर और लीफ बड़ी सुंदर दिखती थी। क्या दिखती थी, फ्लावर और लीफ बहुत सुंदर दिखती थी। इसको लाया गया इंडिया में, इंडिया में, और इसको ग्रो कराया गया। तो ये बहुत कम टाइम में पूरे तालाब में फैल गई। क्या हो गई, इसकी जड़ कहाँ थी, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर से इसने ऑक्सीजन ड्रेन करना शुरू कर दिया। अब पानी के अंदर, ठीक है, किसकी डेथ होने लगी, फिश की। और फिश सबसे ज्यादा कहाँ खाई जाती है, बंगाल में। तो ये वहां पर ग्रो किया जिसकी वजह से दाल,
ठीक है, मुझे कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे। अच्छा एक चीज और, इसमें जो फ्लावर का कलर था वो किस कलर का था? मॉव कलर, याद रखना ये, MAUVE, मॉव कलर। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, तेरा बंगाल हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो सीवेज है जो हमारे घर से निकलता है और हॉस्पिटल से, ठीक है, likely contain the many undesirable pathogen microorganism and dissolve like the water without the proper treatment, cause the serious disease such as dysentery, टाइफाइड, ज्वाइंटिस और कॉलेरा। वो कहता अगर सीवेज से या हॉस्पिटल से निकलने वाले पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिसॉल्व कर दिया गया, डाल दिया गया, तो उससे बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी बीमारियां उससे हो सकती है क्योंकि ये सारी बीमारियां पैथोजन से होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सटेंशन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के जो पॉल्यूशन, ध्यान सुना, यहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि नेटेबली हैवी मेटल होते हैं। अब हैवी मेटल क्या होंगे? जिनकी डेंसिटी कितना 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, वो सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? हैवी मेटल होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए यहां पर, जैसे कि मरकरी, जैसे कि कैडमियम, जैसे कि कॉपर और लेड, ये सारे हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए बहुत नुकसान करते हैं। एक वर्ड आता है बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या होता है बताइए भैया, क्या होता है? बोलो, मैं बता रहा हूं, पता नहीं तो। अब देखो, समझो पहले मेरी बात। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ, सुनते रहना, डिपोजिशन ऑफ, भाई इधर देख ले, डिपोजिशन ऑफ मेटल या कुछ भी, एनी टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि अगले ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता चला जाए। जैसे हमने कहा कि हमारे पास यहां पर वाटर है, वाटर में डीडीटी कितना है? 0.003 ppm है, पीपीबी होना चाहिए, हाँ पीपीबी है, क्लियर है। अब इस पानी में क्या रहेंगे? जू प्लैंकटन इसी पानी में रहेंगे, जू प्लैंकटन इस पानी को खरेंगे, अपने अंदर वो जो टॉक्सिन उसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, ले लिए, अब उसके अंदर कंसेंट्रेशन बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 0.0 ppm पहुंच, पीपीबी पहुंच गया, पीपीएम सॉरी पीपीएम पहुंच गया। ठीक है, बढ़ गया कंसेंट्रेशन। देखो, अब इस जू प्लैंकटन को कौन खाएगा? तो आप बताओगे सारी छोटी मछलियां खाएंगी, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश के अंदर इसका कंसेंट्रेशन कितना बढ़ गया? 0.5 ppm बढ़ गया। ठीक, इसको कौन खाएगा? तो बताओगे लार्ज फिश खाएंगे, उनके अंदर 2 ppm हो गया, और इसको खाने वाली फिश ईटिंग बर्ड्स हैं और उनके अंदर डीडीटी का कितना बढ़ गया? 25 ppm हो गया। अब सुनो, ये जो डीडीटी है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, अब मैं इसका मतलब तो बता दे रहा हूं। ठीक है, सुनो बेटा, ये जो आपका डीडीटी है ये करता क्या है? ये जो डीडीटी है ये क्या करता है? आप बताओगे डीडीटी जब बर्ड लेंगी तो ये जाएगा उसके अंदर, और उसके अंदर एग मेटाबॉलिज्म को, किसको? एग मेटाबॉलिज्म, एग में खास करके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, किसको? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा। जिससे क्या होगी, जब बर्ड अपना अंडा देगी, बर्ड अपना अंडा देगी, तो उसके ऊपर की जो थिन हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और जो अंदर बच्चा है ये एग, ये जो सेल है टूट जाएगी,
ही और प्री मेच्योर बेबी बाहर आ जाएगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो डीडीटी का क्या कर रही है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करे किसके अंदर, बर्ड्स में, जिससे क्या होते हैं, बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अब आइए यहां पे लिखा हुआ देखो, लिखा टू बायोमैग्निफिकेशन द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स विच काज द थिनिंग ऑफ द एग सेल एंड दिस द प्रीमेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली काजिंग द डिक्लाइन द बर्थ पॉपुलेशन। एनी प्रॉब्लम? अब आइए नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन, ये क्या होता है, ये देखो, यूट्रोफिकेशन होता है नेचुरल एजिंग एजिंग ऑफ लेक। ठीक है, क्या, ए लेक, वाटर बॉडी, जो भी कहना चाहो, समझो मेरी बात। आप अपने आसपास कुछ दिन पहले जब आप पैदा हुए होंगे तो कुछ गड्ढे को देखे होंगे, देखें गड्ढे को, हम क्या करते हैं, उस गड्ढे में अपने घर का पानी छोड़ देते हैं और हमारे घर के पानी में होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जैसे जैसे इस पानी में जाता तालाब में, इस तालाब धीरे 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 तालाब की सतह पर ये डिपॉजिट होता रहता है और इसमें पहले फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, फिर धीरे धीरे करके झाड़ियाँ बनती हैं और फिर वहीं पर गिरते रहते हैं, फिर वहीं पर क्या होता है, ये डिपॉजिट धीरे धीरे इस एज को, ये जो लेक है ये धीरे धीरे सैलो हो जाता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर लैंड बन जाता है। ये इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ठीक है, यहां पर देख लो इसको एक बार, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय द न्यूट्रिएंट इन रिच इट्स वाटर, लिखा है इन ए यंग लेक वाटर इज कोल्ड क्लियर एंड सपोर्टिंग द लिटिल लाइफ। जो नया नया तालाब बनता है वो कोल्ड होता है और सपोर्ट नहीं करता है बहुत बड़े लिविंग के लिए, लेकिन छोटे छोटे जीव के लिए सपोर्ट करता है। आगे, विद टाइम, समय के साथ में, स्ट्रीम ड्रेन इनटू द लेक, हम क्या करते हैं और वहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिखा इनकरेज ऑफ, ध्यान सुनो, इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या बढ़ा देता है, इनकरेज कर देता है किसके, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। लिखा एज द लेक्स, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज, अब क्या होता है, लेक की फर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। लिखा प्लांट्स एंड एनिमल लाइव्स, ठीक है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ बर्जियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब यहां देखो, ऑर्गेनिक रिमेन द बिगिंस एंड डिपॉजिट ऑन द, किसके, लेके बॉटम पर, जो मैंने बताया आपको। अगर आप ये समझ लिए तो ये मतलब नहीं कुछ, ठीक है, कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए भैया, हाँ एक चीज समझो, पहली बात, ये जो लेक बने हैं, लेक लेक, ये जो लेक बने ना भैया, लेक्स, हम इसमें कुछ ना भी करें तो भी ये खत्म होगा, हम इसमें अगर कुछ ना भी करें तो भी ये खत्म होगा, लेकिन ये बहुत स्लो खत्म होगा। हम उसमें क्या करते हैं, जैसे ही कहीं पर मैन, इंसान किसी चीज में इंटरफेयर कर देता है तो वो चीज एक्सेलरेट कर जाती है, 1000 गुना से लेकर के 100 गुने से लेकर के 1000 गुना तेज, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है, देखो, ठीक है, पक्का, ठीक है। अब
चल हम यहीं तक पढ़ाते हैं तुमको, ठीक है, ये तुमको कल बताएंगे।